Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar and you are watching GS Tales. GS Tales के इस करंट अफेयर स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल्स में ऑलरेडी कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको मेंशन कर दिया गया है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस इतना कहना चाहते हैं कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे, आपके काम का लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तथा नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताएं कि क्या क्या आपको पसंद आ रहा है और किस तरीके से, ठीक है, और क्या और आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमंड जुबली ऑफ सीबीआई। अभी क्या हुआ, 1 तारीख को, अप्रैल 1 को जो है प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई का डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया, ठीक है। डायमंड जुबली जनरली सेलिब्रेट किया जाता है 75 ईयर्स, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इवेंट के कंप्लीट होते हैं तो उसे 75 साल पे पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाया जाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे सीबीआई जो बना था, अब अगर डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सीबीआई जब बना था तो वो मेंशन होता है 1 अप्रैल 1963 में, ठीक है। वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, कि 1 अप्रैल 1963 को बनाया गया था। संथनम कमेटी, जो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, संथनम कमेटी, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रिकमेंडेशन पर, ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो गोल्डन जुबली, क्या इसका डायमंड जुबली, तो इसका समझ में नहीं आता, लेकिन इसका रीज़न ये है कि ये जो है उसके पहले ही, ठीक है, कार्य करता था। ये अपना जो है अपना पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेता है, ठीक है। इसको वहाँ से पावर दिया जाता है कि आप इस एक्ट के थ्रू जो है अपना पावर लें, इसलिए 1946 से इसको कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका जो है ये डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे तो हमने डिस्कस कर ली कि संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे होम मिनिस्ट्री द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था, अप्रैल 1 1963 से काम कर रहा है, ठीक है। कुछ और चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सीबीआई इज मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता ही है, जो नहीं पता होगा वो ये है कि ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नॉन स्टेट्यूटरी एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब मैं बताता हूँ। देखो, जो सिर्फ किसी रेजोल्यूशन द्वारा लाया जाता है, ठीक है, जो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता या किसी एक्ट के द्वारा नहीं लाया जाता, या यूँ कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडीज मेंशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता लेकिन किसी एक्ट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका स्टेट्यूटरी बॉडी, ठीक है। किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है वो हो जाता है स्टेट्यूटरी बॉडी। लेकिन जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही किसी एक्ट के थ्रू है, ठीक है, वो किसी रेजोल्यूशन के द्वारा, अगर मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन द्वारा लाया गया होता है तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे कि आपका सीबीआई, ठीक है। इसलिए ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं लाया गया है, इसलिए इसको नॉन स्टेट्यूटरी भी बोलते हैं, ओके। नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और तो कुछ नहीं, इसका इम्पोर्टेंट रोल वही होता है कि करप्शन को रोकने में और इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में, ठीक है। करप्शन को रोके और प्रशासन में जो है ईमानदारी बनाए रखे। वो अलग चीज़ है कि इसके ऊपर खुद ही सवाल उठते रहते हैं, ये खुद कितनी स्वतंत्र है, कितनी ईमानदार संस्था है। अभी आपको पता हो, पिछले साल 2021 में, ठीक है, अपने आप में जो इसमें आरोप प्रत्यारोप का काफ़ी ज़्यादा मामला देखने को मिला था। जो इसके एक थे स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना जी, ठीक है, एंड दूसरे थे जो इसके मेन एक्टिंग डायरेक्टर थे, वो थे आलोक वर्मा जी, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था कि ये जो है करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सीबीआई डायरेक्टर दोनों ही थे। ये स्पेशली मतलब अपॉइंट किए गए थे
कुछ काम के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम खूब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। फिर उसमें जो आलोक वर्मा जी उनको सरकार ने मतलब डिमोट भी कर दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो तमाम चीज़ें इसमें चली थी। फिलहाल आपको जानना चाहिए कि ये जो है करप्शन को कम करने के लिए और ईमानदारी को मतलब मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रशासन में ये इसका रोल है। ठीक है, जो आप लिखेंगे, जो आप जानेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। स्लाइड नेक्स्ट 2023 इज द 10th एडिशन ऑफ एनुअल इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। स्लाइड नेक्स्ट का मतलब होता है श्रीलंका। ओके, अगर आपको दिखाया जाए ये हो जाएगा एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, ठीक है, आई से इंडिया, एन से नवल, एक्स से एक्सरसाइज। तो कुल मिलाकर हो गया श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, मतलब कि मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, जो नेवी करती है। बस इतना ही था इसमें। ऑन मार्च 27 जॉर्जिया ने ये एंटी हिंदू बाइगोटरी के अगेंस्ट को कंडेम्ड करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया है अपनी संसद में। ठीक है, हिंदू फोबिया के खिलाफ, एंटी हिंदू बाइगोटरी एंड इंटॉलरेंस, इन सब टेक्निकल वर्ड्स का मैं अगर आपको मतलब बताऊं, जैसे कि आपको पता है रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रस्ताव पास किया इन्होंने अपनी संसद में। ठीक है, कंडेमनिंग मतलब कि वही जैसे हमारे वो मिनिस्टर जी अक्सर करते रहते हैं कि हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, तो वो कड़ी निंदा ही है हिंदू फोबिया मतलब कि इस तरीके से ना, जैसे कि इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि हाँ इस्लामिक जो या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कट्टर हैं, या जो मुस्लिम लोग हैं वो कट्टर हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हिंदुओं के बारे में भी ये कट्टरता का जो है टैग उनके लिए भी लगा हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, कि हिंदू जो है बहुत ही कट्टर हैं, इनटॉलरेंट हैं, नहीं सुनते, या जो है धर्मांध हैं। ठीक है, धर्म को लेकर ही चलते हैं। तो इन सब ये सारी जो व्यूज हैं, ये सारी जो ओपिनियंस है लोगों के, उसके खिलाफ जॉर्जिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस तरीके से ना सोचे, कुछ लोगों के गलत कर्मों की वजह से पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम ना करें। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदू सबसे पुराना धर्म माना जाता है, और साथ ही साथ 120 करोड़ के आसपास जो है लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अराउंड 120 करोड़ पीपल फॉलो हिंदू रिलीजन। ओके, और इंडिया से बाहर अगर सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वो 40 लाख अर्थात 4 मिलियन के आसपास लोग जो है इंडिया से बाहर वहाँ नॉर्थ अमेरिका में ही हिंदू हैं। ठीक है, तो उसी के लिए जॉर्जिया ने अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम ना किया जाए। ओके, लेकिन इस पे किसके पीछे किसका एफर्ट था, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ये कोहना वर्ड करके, कि व्हाट इज कोहना। कोहना है कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कुछ लोगों का एक समूह है जो हिंदू हैं, नॉर्थ अमेरिका के हिंदू। नॉर्थ अमेरिका में जैसे आपको पता है कि आता है आपका कनाडा आता है। ठीक है, कनाडा आ जाता है, यूएसए आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, ये लोग। तो यहाँ पर जो हिंदू हैं उन्होंने अपना एक समूह बनाया है जिसको बोलते हैं कोहना। ठीक है, तो उनके प्रयास से, ठीक है, जॉर्जिया ने इसको रेजोल्यूशन पास किया है। अब ये सारी चीज़ें एक छोटी छोटी न्यूज बन जाती हैं, उससे बड़ी न्यूज जो बनती है वो ये है कि जॉर्जिया का मैप में लोकेशन क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, ये वाला। ठीक है, और ये ब्लैक सी को टच करती है। ठीक है, ब्लैक सी को टच करती है। इधर जो ये आपका हो गया रसिया हो गया। ठीक है, रसिया है, एंड इधर टर्की। और ये कौन सा है अगर आपको याद हो तो, ये वाली कंट्रीज, ये दोनों कंट्रीज। ठीक है, इनको आप बेहतर मैप में देखें, इधर दूसरा दूसरा जो मैप में लेके आए हैं उसमें देखिए, उसमें समझ में आएगा ज़्यादा। ये हो गया आपका जॉर्जिया। ठीक है, अभी मैंने कल ही इस मैप के बारे में बताया था, फिर से रिवाइज भी करा देते हैं। ये हो गया आपका जॉर्जिया, जिसकी की कैपिटल है तबिलिसी। तबिलिसी इसकी कैपिटल है। ठीक है,
और इसके नीचे है ये आर्मेनिया, ठीक है, और इससे से लगा हुआ है अजरबैजान, ठीक है। अभी कल की न्यूज़ में था कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान को जो है WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने बताया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वो नगार्नो काराबाख का जो रीजन है उसके बीच में उसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। तो कैपिटल याद करने का तरीका बताया था। अजरबैजान का जो ऐसा नेम, अजरबैजान जैसा नेम है उसका येरेवान होना चाहिए था, हालांकि है नहीं, उसको आर्मेनिया ने लिया है अपना कैपिटल बनाया है येरेवान को, ठीक है। और अजरबैजान का जो कैपिटल है वो है बाकू, ठीक है, बाकू। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको देखना ये है कि जॉर्जिया जो है किन किन कंट्रीज को टच करती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका रसिया, ओके, रसिया। ये हो गया अजरबैजान, ये हो गया आर्मेनिया, और ये हो गया टर्की, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 4 कंट्रीज को टच करती है। और जो जो वाटर बॉडी है वो है ब्लैक सी, ब्लैक सी को टच करती है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी को टच करती है, ठीक है, ये तो एक छोटी इन्फॉर्मेशन हो गई। उससे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, ठीक है। ब्लैक सी को जो टच करने वाली कंट्रीज हैं उसको आप यहाँ से देखें। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक है, गुरबत टी, ठीक है। टी, इसमें हो जाएगा आपका ये जी से जो हो जाएगा जॉर्जिया, ठीक है। एंड यू यू से हो जाएगा यूक्रेन, आर से हो जाएगा रसिया, बी से हो जाएगा बल्गारिया, ठीक है। एंड सॉरी, यहाँ पे 2 आर हैं, गुर्र बत, ठीक है। तो एक हो जाएगा रोमानिया, एक हो जाएगा रसिया, ठीक है, आर आर के लिए। एंड जी से जैसे मैंने बताया जॉर्जिया हो गया, ठीक है। यू से यूक्रेन हो गया। एंड टी से आपका हो गया टर्की। ये वाला जो छोटा सा यू है ये साइलेंट है, ठीक है। इस यू को आप छोटा सा रखें, इसको साइलेंट कर लें, या फिर जो है थोड़ा दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं ऐसे, ठीक है। गुरबत। हम्म, तो इसका दूसरा भी एक जो और भी आसान तरीका अगर कहें तो इसको कहते हैं बर्गर टी, ठीक है। बर्गर, सॉरी, इसका कलर चेंज करते हैं पहले। बर्गर टी, ठीक है। बर्गर टी में हो जाएगा जैसे बी से आपका होगा बल्गारिया, ठीक है। यू से हो गया यूक्रेन, ठीक है। एंड आर से हो गया, एक हो जाएगा रोमानिया, एक हो जाएगा इस आर से रसिया, ठीक है। जी से हो जाएगा जॉर्जिया, यहाँ पे भी ये वाला यू साइलेंट रहेगा, ओके। एक यू। और टी से हो जाएगा आपका टर्की, ठीक है। तो टर्की की कैपिटल है अंकारा, ये चीज़ है। तो आप चाहे गुरबत से याद रखें चाहे बर्गर टी से याद रखें, ठीक है। अंकारा की अगर आपको कैपिटल याद करने का मन हो तो बता देते हैं। अंकारा, टर्की जो है एक थोड़ा मतलब इस्लामिक कंट्री है। अक्सर इंडिया के खिलाफ जो है अंगारे उगलती रहती है। अंगारे उगलने का काम तो सबसे ज़्यादा वैसे पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान की कैपिटल आप जानते हैं इस्लामाबाद है। टर्की क्या भूल सकते हैं। तो अगर टर्की हमारे खिलाफ अंगारे उगलता रहता है तो इसलिए उसकी जो कैपिटल वो अंकारा है। ये बस याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना जानिए कि टर्की जनरली हमें इंटरनेशनल फोरम्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में हमें सपोर्ट नहीं करता, ओके। हाँ, एक और चीज़ अगर आपको याद दिलाएं, ये कैस्पियन सी है, ठीक है। कैस्पियन सी यहाँ से आप देखें, कैस्पियन सी को जो टच करने वाली कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है तारिक, TARIK, ओके। तारिक से आप जाने, तारिक का मतलब हो गया, टी से हो गया
ये टर्की, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टर्की टच कर रहा है, ये सॉरी सॉरी टर्की नहीं है, ये होगा तुर्कमेनिस्तान। एक्चुअली हम इसको दूसरा मैप लेके आए तो उसमें पता चलेगा, फिलहाल एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए से हो गया अजरबैजान, जैसे पिछले मैप में भी दिखाया गया था, ठीक है, और आर से हो गया रसिया, आई से हो गया ईरान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टच कर रहा है, ठीक है, ईरान, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान। ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को याद करने का तरीका है तारिक, ठीक है, तारिक में टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, इसमें भी नहीं है, वो दोबारा हम कोई मैप लेके आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, एंड के से कजाकिस्तान, ठीक है। एक अभी न्यूज में है अप्रैल 2 को, ये सलीम दुरानी साहब, ये क्रिकेटर थे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, 28 साल की 88 साल की उम्र में गुजरात के जामनगर में इनका निधन हो गया, ठीक है। क्रिकेटर थे, बस इतना आप जान लीजिएगा, ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे, हैंडी बैट्समैन थे, 29 टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। अभी अप्रैल में एक्सपायर हुई, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके स्टेट पीसीएस के लिए, ओके। द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, सीपीटीपीपी, एक ट्रेड पैक्ट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि 2017 में जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था उसी से बना हुआ है, ठीक है। जब 2017 में यूएसए उससे निकल गया ना, तब इसको बोलने लगे कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि ब्रिटेन इसका 12वां मेंबर बना है और ये पहला यूरोपियन कंट्री है ब्रिटेन। देख रहे हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसमें कोई यूरोपियन मेंबर नहीं था अब तक। ब्रिटेन उसका पहला मेंबर, पहला यूरोपियन कंट्री बन रहा है, लेकिन 12वां मेंबर है। तो बाकी कौन कौन से मेंबर है वैसे तो हार्डली एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में बस इतना पूछा जा सकता है कि सीपीटीपीपी का जो 12वां मेंबर है या फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है या लेटेस्ट मेंबर कौन बना, तो वो ब्रिटेन बना है। फिलहाल एक बार नज़र डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये जो है 11 लोग पहले इसके मेंबर थे, अब 12वां ब्रिटेन बन गया, पहला यूरोपियन कंट्री, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का और चिली का लिथियम भंडार के साथ क्या कंपेरिजन है, उनका क्या रिलेशन है। तो इंडिया और जो चिली हैं दोनों लिथियम वैल्यू चेन को एक्सप्लोर करने के लिए इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरीके से वो ट्रेड बढ़ा सकते हैं, वो पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जानना बस इतना है कि इसकी ये न्यूज और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आपको पता चलता है कि अभी जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अपने जम्मू एंड कश्मीर में ही उसके एक रायसी रीजन जो है, रायसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसमें कुछ अब लिथियम रिजर्व्स की खोज की है, ठीक है। तो इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चिली जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। इसके पास दुनिया का 48% रिजर्व है, ठीक है। दुनिया का टोटल जो है 48% रिजर्व है और सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूस करता है। लिथियम का इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, फ़ोन से लेके जो है कार तक सब जगह ईवी में जो बैटरी लगती है, लिथियम का मतलब बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल हो गया आजकल। इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इंडिया की खबर है, इंडिया ने अभी हाल ही में खोजा था, ये अनुमानित लिथियम है, ठीक है, अनुमानित लिथियम रिजर्व है जो कि रायसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में खोजा गया है। किसने खोजा है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम, ठीक है। 5.9 मिलियन का मतलब होता है 59 लाख, मिलियन मतलब एक 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 59 लाख टन, एक टन बराबर 1000 किलो, अर्थात 10 कुंटल, ठीक है। एक कुंटल में होता है 100 किलो। तो 59 लाख टन लिथियम रिजर्व जो है मिनरल फॉर्म में रायसी में खोजा गया है। रायसी का अभी आपको एक और रिलेवेंट बताएं, अंजी खाद ब्रिज, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है इसको। अंजी खाद ब्रिज जो है वो रायसी से कटरा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है चेनाब रिवर पे, ठीक है।
एक्चुअली अंजी खुद एक रिवर है जो चनाब की ट्रिब्यूटरी है। वो अभी न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि रेलवे द्वारा बनाई गई पहली ऐसी वो ब्रिज है, ठीक है, जो सिर्फ इस पे केबल केबल ऑपरेटेड है, ठीक है। दो दो पिलर हैं, उन पे जो बेस्ड पूरा केबल होता है, केबल के ऊपर बेस्ड ये ब्रिज है, पहला, इंडिया का पहला, ठीक है। रेलवे द्वारा रेलवे के परिवहन के लिए बनाया गया है, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रायसी डिस्ट्रिक्ट में वो भी है, रायसी को कटरा से कनेक्ट करेगा, और रायसी में ही ये खोजा गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिथियम रिजर्व, ठीक है। और ज़्यादा अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो सलाल हाइमनार एरिया है, उसमें खोजा गया है, ओके। डिस्कवरी ऑफ 3 न्यू हेक्सासेंट्रस क्रिकेट स्पीसीज। हेक्सासेंट्रस क्रिकेट स्पीसीज, क्रिकेट का मतलब आप वो ना जाने जो गेम खेला जाता है, ठीक है। क्रिकेट स्पोर्ट्स है और क्रिकेट एक स्पीसीज का भी टाइप होता है, ओके। तो क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर। हिंदी में अगर बात करें, झींगुर जो झी झी करता है ना रातों में, उसका भी रीजन है। तो 3 क्रिकेट की स्पीसीज, 3 झींगुर की स्पीसीज खोजी गई हैं हाल ही में, ठीक है। जिसमें से एक है हेक्सासेंट्रस खासियांसिस, ठीक है। हेक्सासेंट्रस जो इसका एक प्रकार होता है, ठीक है, क्रिकेट का एक जीनस होता है। खासियांसिस का मतलब होता है खासी एरिया में, खासी ऐसे आपको पता हो, खासी, गारो, सॉरी, गारो, खासी, जयंतिया, 3 हिल्स हैं, ठीक है, मेघालय में। 3 हिल्स इसी सीरियल में है, ठीक है। तो आप लेफ्ट से राइट अगर चलते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया, तीनों हिल्स आपको ऐसे मिलेंगी। तो उसके जो खासी एरिया है उसी में ये खासियासिस हेक्सासेंट्रस स्पीसीज खोजी गई है, ठीक है। बाकी 2 स्पीसीज जो हैं वो कहाँ खोजी गई हैं? वो खोजी गई हैं आपके हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्या नाम उनका? हेक्सासेंट्रस अशोका एंड हेक्सासेंट्रस टिग्डाई, ठीक है। क्रिकेट की वजह से अगर आप स्पीसीज नहीं पता हो, जनरली आपको क्रिकेट में वही पता होगा ना, गेम। तो उसका बहुत पहले एक मतलब हिंदी में मीम्स भी वायरल हुआ करता था, हिंदी क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। उसका कुछ गोलगट्टम, लकड़पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता ऐसे कुछ करके था, ठीक है। मतलब 3-4 सालों पहले काफ़ी ज़्यादा ये मीम्स वायरल हुआ करते थे। लेकिन ये जो हम क्रिकेट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ये है झींगुर। ये इस तरीके से होता है, रात में झी झी करता है, ठीक है। सभी लोग इससे परिचित होंगे, क्रिकेट के नाम से शायद उतना नहीं परिचित रहे हैं। अभी क्या हुआ, एक मेडिकल माइकोलॉजी केस रिपोर्ट में एक चीज़ निकल के आई है। कोलकाता में एक इंसान को एक प्लांट फंगस का इन्फेक्शन हो गया। कौन सा प्लांट फंगस? कोन्ड्रोस्टेरियम परप्यूरियम। कोन्ड्रोस्टेरियम परप्यूरियम ये एक प्लांट फंगस है, फफूद है, ठीक है, जो कि जनरली प्लांट्स में होता है, पेड़ पौधे में होता है। लेकिन उससे जो है इन्फेक्शन हो गया एक इंसान को कोलकाता में, ठीक है। तो सवाल बस इतना बनेगा कि कोन्ड्रोस्टेरियम परप्यूरियम अभी न्यूज में था, वो क्या है, ठीक है। तो वो है एक प्लांट फंगस, ओके। व्हाट इज सी लैम्प्री? सी लैम्प्री जो होता है वो एक पैरासाइटिक फिश है। पैरासाइटिक फिश का मतलब होता है ना जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, दूसरों से चिपक के उससे खाना खा लेते हैं, तो कहते हैं मुफ्तखोर। मुफ्तखोर फिश है ये, ठीक है, मछली है पैरासाइटिक, जो कि नेटिव टू नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन, ठीक है। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन जो है आपका ये इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप, एंड ये जो है आपका अफ्रीका, इसके बीच का जो सी है, ठीक है, वो ओशियन है, वो है अटलांटिक ओशियन। तो उसका जो नॉर्दर्न अर्थात उत्तरी भाग एंड ये वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, इसमें सी लैम्प्री पाया जाता है, ठीक है। ये सी लैम्प्री उनका नेटिव है। वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी ये बहुत रेयर है एक तो, ठीक है, 6 सालों बाद कभी दिखा है एक नीदरलैंड में, इसको किसी व्यक्ति ने देखा है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, सांप जैसा दिख रहा है, लेकिन है ये फिश, ठीक है, मछली। और अंतर इसलिए है क्योंकि इसका जो स्केल होता है, ठीक है,
स्केल का मतलब वही जो चमड़ी टाइप का जो छुड़ाते हैं ना, मारते हैं इसको जब इसको लोग तब इसका पकाते पकाते हैं उस समय उसको साफ ऑफ किया तो उसको बोलते हैं। इसका स्केल नहीं होता, ठीक है, स्केल नहीं होता है, और इसमें फिन्स नहीं होते हैं, अर्थात इसके पंख नहीं होते हैं, ठीक है, और इसमें वो भी नहीं होता है इसका गलफड़े, गिल्स गिल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो अस्थि पंजर होता है, ठीक है, वो स्केलेटन वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है वो बोन नहीं होते कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज थोड़ी सी लचीली टाइप की बोन्स होती हैं। जैसे आपका जो कान होता है ना, कान का जो बाहरी परत है, जो बाहर से दिखता है कान, वो भी कार्टिलेज का ही बना है, ठीक है। ये सवाल आपके मतलब कई पेपर्स में पूछा जा चुका है कि कान की जो बाहरी परत हो उस कौन सी हड्डी होती है कि कार्टिलेज होती है, तो वो होता है कार्टिलेज, ठीक है। अंदर जिसमें कूड़ा कबाड़ा भरता है वो अंदर हड्डियां होती हैं कान की, लेकिन बाहर का जो पार्ट जो दिखता है जिसमें लोग आजकल तो नर मादा सभी लोग जो है इसमें कुछ ना कुछ पहनने लगे हैं बाली टाइप, ठीक है। लेडीज जो तो बड़ी बड़ी से अपने हिसाब से समय समय के हिसाब से छोटी बड़ी पहनती हैं, लेकिन जेंट्स लोग भी इसमें छोटा छोटा कुछ पहनने लगे हैं। तो वो जो लोब होता है वो तो उसमें तो कार्टिलेज भी नहीं होता है, वो सिर्फ फैट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कान का जो बाहरी परत दिखता है वो पूरा कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, लचीली बोन टाइप होती है। तो ये इसमें ये नहीं होता, स्केल्स नहीं होती हैं, ठीक है, इसके पंख नहीं होते हैं, यहाँ कहीं कुछ आप नहीं देख सकते, एकदम सांप की तरह दिख रहा है, गिल्स नहीं होते हैं, स्केलेटन के कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, बहुत रेयर है। इसको ईल्स, जो ईल्स भी एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है, उसी तरह से कंफ्यूज होता है क्योंकि देखने में ईल्स भी कुछ ऐसी ही दिखती है, ओके। तो सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा कि नेटिव कहाँ का है। ये नेटिव है ये नदर्न एंड वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, ठीक है, जो मैंने बता दिया कि आपका अगर नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन देखा जाए, ठीक है, तो वही है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। गल्फ ऑफ मन्नार। अब समय है मैप पढ़ने का, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में है अभी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी जो वेजिटेशन है उसको खतरा हो गया है एक इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज कॉल्ड प्रोसोपिस चिलेंसिस, ठीक है। यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियाँ हैं उसको खतरा हो गया है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसोपिस चिलेंसिस जो है ना, ये इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज ऐसा है कि बाकी सबको कवर कर लेगा, बाकी सबका एरिया घेर लेगा और सबको और किसी को ग्रो नहीं करने देगा, उसको बोलते हैं इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज, ठीक है। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्रोसोपिस चिलेंसिस कहाँ का नेटिव स्पीसीज है, तो इंडिया का नहीं है। इंडिया का होता तो फिर भाई किसी और को भगाता क्यों, ठीक है, सबके साथ मिलजुल के रहता। लेकिन ये है अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एंड पेरू में पाया जाता है, ठीक है। ये सब कहाँ की कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं। अभी कल परसों में ही हम अपने सेशन में इसको कवर किए थे, ठीक है। वो बहुत ही मतलब साउथ अमेरिका काफ़ी अच्छे से मैप कवर किया गया था, काफ़ी चीज़ें उसमें बताई गई थी। एक बार हल्का सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है, कि अर्जेंटीना और चिली से मिला के जो पैटागोनिया का रीजन है वो बनता है, ठीक है। बोलीविया को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और चिली में है अटाकामा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे शुष्क डेजर्ट है, ठीक है। अटाकामा चिली में अटक गया है, ठीक है। और ठीक है, पेरू और अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, इन सब से एक जो अंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7,000 किलोमीटर की, 7 कंट्रीज को टच करती हुई जाती है, ठीक है। न्यूज में था कोलंबिया की वजह से, कोलंबिया का जो एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था ना, उसकी वजह से, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क की वेजिटेशन इस इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज की वजह से खतरे में आ गई है। कौन सी है, प्रोसोपिस चिलेंसिस। प्रोसोपिस नाम से एक बहुत पहले भी एक प्लांट स्पीसीज थी जो कि इन्वेजिव थी, ठीक है। वो आपके सवाल, उसका सवाल आपके पेपर्स में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में खास तौर से, बाकी पेपर्स में भी पूछा गया, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। हाँ, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, ठीक है, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है, इसको 1877 में अंग्रेजों ने तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्यों इंट्रोड्यूस किया था 1877 में,
क्योंकि ये ऐसा, अभी मैं इसका वो लेके आया हूँ, ठीक है, फिगर लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं इस पिक में, ये आप अक्सर कहीं भी देख सकते हैं, ये है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है, जूलीफ्लोरा। तो जहाँ ये हो जाता है ना, फिर किसी और को नहीं होने देता। तो कहने का मतलब यही है कि जो कल किसी और का था वो आज इसका हो जाता है, फिर आगे भी इसी का रहता है, ऐसा नहीं कि किसी और को हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, और एक मतलब जहाँ भी जाता है उसका एरिया पूरा कब्जा कर लेता है, ठीक है। कैसे इसको याद करने का छोटा सा अगर ट्रिक निकाला जाए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो मान लीजिए जूली नाम की एक लड़की है जिसका दिल बहुत सॉफ्ट है, फूल की तरह, फ्लावर की तरह है, ठीक है। उसको प्रपोज किया जाए तो उससे क्या होगा, कोई प्रपोज करेगा किसी लड़की को तो ऑब्वियसली उसके दिल पे कब्जा करना चाहेगा, ठीक है। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा वही चीज है कि ये जहाँ जाता है ना, उसके दिल पे नहीं, उस उन प्लांट स्पीसीज के दिल पे नहीं, उनके दिल, जुबान, नजर, पूरी बॉडी, गुर्दा, किडनी, सब पे कब्जा कर लेता है, अर्थात इन्वेजन कर देता है, उनको वहां से हटा ही देता है, ठीक है। तो अब आपको प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा भूलना नहीं चाहिए, आज एक दो दिन पढ़ेंगे याद रह सकता है, मान लीजिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लाइफ टाइम आप याद रखें, ठीक है। जो प्रपोज करेगा जूलीफ्लोरा को, तो अर्थात उस पर कब्जा करना चाह रहा है, ओके। तो ब्रिटिश ने 1877 में इसको इंट्रोड्यूस किया तमिलनाडु में, ये भी इन्वेजिव ही है, ओके। तो क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। अब आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क का क्या मतलब होता है, अर्थात ये पानी में स्थित है, मरीन मतलब पानी में स्थित नेशनल पार्क, ठीक है। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ये स्थित है। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो अक्सर आप सुनते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी जो रीजन है वो आपका मतलब लैंड एरिया में सबसे सदर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का, लेकिन सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो आपका आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, उसमें आप बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहीं वहीं जाके, इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, सदर्न मोस्ट जगह है, रीजन है। निकोबार के एक कैंपबेल बे है, कोई कैंपबेल बे वहां पर है वो, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब आते हैं हम गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आता है, ये हो गया पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये है पाक बे, उसके बाद पंबन ब्रिज है, ये पंबन ब्रिज कह सकते हैं या एडम्स ब्रिज जिसे बोलते हैं, ठीक है। जिसपे कि पंबन ब्रिज पे ही रामेश्वरम, रामेश्वरम एक पवित्र स्थल है हिंदू कम्युनिटी का, ठीक है। वहाँ पर लोग अक्सर विजिट करने जाते हैं। और ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो आपको इसमें बस ये ध्यान देना है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है आएगा तमिलनाडु के क्या अंतर्गत। और दूसरी चीज, इनका सीरियल, इनका ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ में इसका क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, उसमें आपके यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसमें होगा पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है पहले तो आप जान लीजिए, जो दो मतलब लैंड बॉडीज होती हैं उनके बीच का जो वाटर होता है, ठीक है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो अगर आपको श्रीलंका और इंडिया का ये सदर्न मैप याद हो, सदर्न रीजन का मैप, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम से यहाँ से टच नहीं है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका यहाँ से टच करने की कोशिश करता है थोड़ा तिरछा होके, तो ऊपर है, तो ये स्ट्रेट बनता है, पाक स्ट्रेट यहाँ बनता है, ओके। ये हो गया आपका पाक स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जो है थोड़ा ऊपर है, उसके नीचे है पाक बे, फिर ये हो जाता है पाक बे वाला एरिया, ओके। फिर उसके साउथ में है पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज जिसपे कि रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। उसके भी साउथ में है गल्फ ऑफ मन्नार। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। पहले पाक स्ट्रेट, फिर उसके बाद है पाक बे, ठीक है। फिर उसके बाद है पंबन ब्रिज या जो है एडम्स ब्रिज बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन जो नेशनल पार्क, ओके। ये आपका जो सीरियल है इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है।
इस पार्क में क्या है, ये जो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, इसमें 21 आइलैंड हैं। ठीक है, 21 तो छोटे छोटे आइलैंड है। ऑब्वियसली आपको पता कि ये जो पूरा एरिया ये वहाँ का मन्नार का, वहाँ पर तमाम आइलैंड बने हुए हैं। इससे खास चीज़ ये है कि ये जो मरीन नेशनल पार्क है 1980 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो 1989 में इसको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत अब आता है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ओके, इसमें तमाम तरीके की यूनिक इकोसिस्टम है, जैसे कि कोरल्स हो गया, सी ग्रास हो गया, मैंग्रोव्स हो गया। कोरल्स जिसको कि आप प्रवाल वृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली समुद्री किनारे पे या वाटर बॉडीज के किनारे पे पाया जाता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सी ग्रास समुद्री ग्रास और मैंग्रोव, मैंग्रोव मतलब वही कि समुद्री किनारे पर या वाटर बॉडी के किनारे पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वो जो हो गया ना सुंदरबन, सुंदरबन में ढेर सारे मैंग्रोव पाए जाते हैं। और इसी हिसाब से अगर मैंग्रोव का आप सीरियल देखें तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं 41%, उसके बाद जो है गुजरात में। तो इस तरीके से सीरियल है। इराविकुलम नेशनल पार्क, एक और नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसमें एक फर्नेरियम इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, फर्नेरियम, फर्नेरियम का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल ऐसे छोटे छोटे सजावटी पेड़ पौधे, ठीक है, जो कि लोग देखने के लिए इकट्ठा होते हैं नेशनल पार्क में। हाल ही में अभी बनाया गया इसमें। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है। केरला का पहला नेशनल पार्क है जो कि इदुक्की एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अभी इसका मैप लेके आए हैं। ठीक है, तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में भी है और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में भी है। 1978 में इस्टेब्लिश किया गया केरला का पहला नेशनल पार्क। ओके, 1878 में इसमें नया फर्नेरियम लगाया गया, इस वजह से न्यूज़ में है। ठीक है, आप देखिए कि केरला की तमाम जो याद करने वाले रीजन है उसको मैं लेके आया हूँ। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है केरला की, वो ये है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी काफ़ी फेमस है और ये जो है आपके न्यूज़ में भी मतलब बना रहता है लगातार। और दूसरी चीज़ है कि एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है। साइलेंट वैली इसको इसलिए बोलते हैं, थोड़ा शांत शांत सा एरिया है, अंग्रेजों ने इसको इसलिए बोला। उसमें जो होता है लायन टेल मैकॉक, लायन टेल मैकॉक, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो पाया जाता है साइलेंट वैली में। ठीक है, अभी जो सवाल के घेरे में है वो है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ओके, तो याद रखना कि साइलेंट वैली जो है इससे ऊपर है, नॉर्थ में है एर्नाकुलम से। ठीक है, अच्छा वैली पे बेस्ड एक और नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वो है उत्तराखंड में। ठीक है, मैं अक्सर इसमें साइलेंट वैली और वैली ऑफ फ्लावर्स में नेशनल पार्क में फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क में अक्सर कंफ्यूज हो जाया करता था। इस वजह से मैं इस तरीके से इसको याद करता हूँ ना कि जो है साइलेंट और ये लाइन टेल मैकाक जो है ये इसी एरिया में पाए जाते हैं, एकदम नॉर्थ में या उत्तराखंड वगैरह में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन टेल मैकाक एक बंदर की प्रजाति होती है। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है और वे इराविकुलम नेशनल पार्क के नॉर्थ में है। हालांकि इराविकुलम इसका पहला नेशनल पार्क है, 1978 में इस्टेब्लिश किया गया। ओके, फिर और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। ठीक है, पेरियार रिवर यहाँ पे है, पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद से एक बार मैप को थोड़ा सा ध्यान से अगर एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। वैसे मैंने मेजर चीज़ें बता दी। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो कि हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क है, इसी में रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड अर्थात यूके में है।
ठीक है। यूके यूके तो उधर भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को भी कहते हैं, और यूके उत्तराखंड को भी कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट यूके में ही हो सकता है, क्योंकि जिम कॉर्बेट अपने आप में इंग्लिश नेम है, और यूके वाले जो हैं वो इंग्लिश हैं। तो इस तरीके से आप याद करें। और दूसरी चीज़ जो टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, वो इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, ठीक है, और सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको कि NTCA बोलते हैं, इसके अंतर्गत ये कौन टाइगर रिजर्व कब बना, कैसे बना, ये डिसाइड होता है। तो उसमें जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व को अपना पहला माना है। कमेंट सेक्शन में हमारे एक साथी ने ये कन्फ्यूजन किया था, तो मतलब उन्होंने पूछा था सवाल, इसलिए मैं सबको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऐसा है। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।